जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों हम जिस सीरीज़ को पढ़ रहे थे उस सीरीज़ का आगे का क्रम देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा का। साथ ही साथ उसका जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, क्लास 20 तक हमने जो है पूरी तरीके से पढ़ लिया है। हमारा आज का क्लास 21वां नंबर का है और चूँकि हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012, जिसके अंतर्गत हमने अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 9 तक कंप्लीट कर लिया है। आज की इस वीडियो सेक्शन में हम बात करेंगे अध्याय 10 से लेकर के अध्याय 14 तक। और चूंकि दोस्तों यह छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 का अंतिम वीडियो है, तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा और अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अध्याय 14 तक हम पूरी तरीके से समझेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। और जो स्टूडेंट नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो लगातार इस चैनल में आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 10, क्योंकि अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 9 तक पिछले वीडियो में हमने कवर कर लिया है और उसमें 18 जो अनुच्छेद है उन तक हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हम जानेंगे अध्याय 10, जो कि है शिकायत निवारण प्रणाली। अगर कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ को लेकर के शिकायत करता है तो उसके निवारण के लिए उसको अपने शिकायत किस तरीके से कर सकता है, इसके लिए पूरा प्रावधान जो है इस अध्याय में तैयार किया गया है। तो आर्टिकल 19 अर्थात धारा 19 के तहत आंतरिक शिकायत निवारण के लिए सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो है शिकायत करने के लिए कॉल सेंटर, हेल्पलाइन नंबर, नोडल अधिकारी पदस्थापना ऐसे तंत्र को पूरी तरीके से विहित करता है। प्रश्न इसमें से ये भी बन सकता है कि अध्याय 10 किसके बारे में है, तो शिकायत निवारण प्रणाली के लिए है। कौन सा धारा में है, धारा 19 में है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि शिकायत निवारण प्रणाली जो है कौन सा अध्याय में है, तो अध्याय 10 में है। और इसके अंतर्गत दो धाराएं आती है, धारा 19 है, धारा 20 है। तो धारा 20 कहता है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अधीन सेवाओं की अधिसूचना, इस अधिसूचना के अंतर्गत जो है पात्र परिवारों को, व्यक्तियों को पात्रताएं उपलब्ध कराने के प्रावधान एवं लोक सेवा जो गारंटी है अधिनियम 2011 के अधीन प्रदान किए जाने वाले सेवाओं के रूप में अधिसूचना जारी करने का जो है इसमें पूरी चीज़ें बताई गई है। तो अगर इसमें से एक और प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि जो है यहाँ पास उपभोक्ता विभाग की ओर से है ना शिकायत निवारण के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जो है वर्तमान में चल रहा है, तो टोल फ्री नंबर अधिकतर पूछ सकता है। तो आप जो है 1967, ये जो है दोस्तों 1967 केंद्र सरकार की ओर से चलाया जा रहा है, जिसमें से राज्य सरकार भी इसमें शामिल है। तो यहाँ से आप जो है अपना शिकायत इस नंबर पर, टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं। एक और टोल फ्री नंबर है जिसको मैं आपको बता देता हूँ। तो और टोल फ्री नंबर है दोस्तों वो है 1800, उसके बाद है दोस्तों 233, उसके बाद है 366 और उसके बाद है 3। तो ये एक टोल फ्री नंबर है। यहाँ से आप अपना शिकायत करेंगे तो सीधा कॉल आपका जो है रायपुर जो हेड ऑफिस है वहाँ पास जाएगा, उनके कॉल सेंटर में ये कॉल जो आएगा। नंबर याद रख लीजिए 180023333663। तो आप किस तरीके से याद रखते हो आप देख लीजिए अपने हिसाब से। तो यहाँ से अगर प्रश्न पूछे तो बनना चाहिए एक और शॉर्टकट नंबर जो मैंने बताया 91967। ठीक है, तो आप इसको भी याद रख लीजिए। तो आपको पता चल चुका कि शिकायत निवारण प्रणाली में दो धाराएं हैं 19 और 20। 19 क्या कहता है, आंतरिक निवारण जो शिकायत है उसके लिए निवारण बनाया गया है, और 20 कहता है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अधीन जो है उसमें तैयार करना। अब बात कर लेते हैं अध्याय 11 की। तो अध्याय 11 जो कहता है दोस्तों वो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को क्या करना है, सुधार करना है। क्योंकि वितरण प्रणाली क्या है दोस्तों, पूरी तरीके से व्यक्तियों को ऊपर उठाने के लिए सरकार की ओर से मदद के लिए दोस्तों ये जो है उपभोक्ताओं को खाद्य सामग्री वितरित किया जाता है, लेकिन कैंडिडेट जो है उनको फ्री में मिल रहा है करके इसमें क्या होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना नाम जो है दर्ज कराने की कोशिश करते हैं। मेन उद्देश्य क्या है कि यहाँ के व्यक्तियों को ऊपर उसकी स्तर को उठाना है। ठीक है, तो इसमें जो है धारा 21 है, इसके अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक सुधार करने हेतु राज्य सरकार की जो है प्रमुख शक्तियां दी गई है, जिसमें से राज्य सरकार इस अधिनियम के लिए परिकल्पित भूमिका को आधार पर सामंजस्य स्थापित करेगा और अपने लक्ष्य को पूरा प्राप्त करने के लिए पूरा कोई नए नए नियम और सुधार बिल्कुल करेगा। उसी तरीके से सुधारों में अन्य बातें जो है निम्नलिखित है। क्या क्या बातें उसमें है दोस्तों, जैसे क्या है कि उचित मूल्य की दुकानों तक समस्त खाद्य सामग्री को पहुंचाने एवं उनको प्रदान करने का कार्य है, तथा सभी स्तरों में होने वाले
समव्यवहारों की पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगा, अपायोजन की रोकथाम करने में क्रम में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों को कंप्यूटराइज करेगा, पूरी तरीके से उसको सम्मिलित करेगा। इसके अलावा इस अधिनियम के अंतर्गत जो अधीन हितग्राही हैं उन्हें उचित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए त्रुटि रहित चिन्हांकन हेतु आधार का प्रयोग करेगा। मतलब कहीं ना कहीं सब में आधार लिंक कराया जा रहा है, वो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। और अभिलेखों को पूर्ण पारदर्शिता रहेगी, साथ ही साथ उचित मूल्य की दुकानों को अनुज्ञप्ति प्रदान करेंगी एवं सार्वजनिक संस्थाओं में एवं सार्वजनिक निकायों में, जैसे हो गया पंचायत, स्व सहायता समूह हो गया, उसी तरीके से सहकारिता एवं प्राथमिकता का क्षेत्र हो गया, निजी व्यापारियों का ये है, इन सब में क्या करेगा, पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाएगा। ठीक है, इन सब का उनमें कोई जो है इंक्लूड नहीं होगा। इस तरीके से इन सब का कार्य है। साथ ही साथ समय के अंतराल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो है सामग्रियों का वितरण एवं उसकी विविधताओं का भी निरीक्षण करते रहेगा। साथ ही साथ खाद्य सामग्रियों का पर्याप्त सुरक्षित भंडार, बफर स्टॉक, संधारित्र मतलब उसको सही ढंग से देखभाल रखना, स्टॉक में रखना, इन सब की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जो है धारा अध्याय 11 के अंतर्गत जो है रखा गया है। सिर्फ इसमें एक ही आर्टिकल है, अर्थात एक ही धारा है, वो है धारा 21। अब बात कर लेते हैं अध्याय 12। तो अध्याय 12 जो कहता है दोस्तों, उसमें पारदर्शिता एवं जवाबदेही, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि इसमें जो सार्वजनिक रूप से जो है पूरी तरीके से होगा, पारदर्शिता होगी पूरी तरीके से। और स्थानीय निकायों की इसकी जो है सार्वजनिक सूची भी क्या कर सकता है, खाद्य विभाग अपना शेयर कर सकता है। ठीक है, तो धारा 22 कहता है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में अभिलेखों का प्रकटन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं योजनाओं के संबंध में सभी प्रकार के ऐसे रीति सार्वजनिक पटल या रखे जाएंगे जो सामान्य जन के हेतु निरीक्षण हेतु खुले रहेंगे, जैसे कि विहित है। इस बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये क्या है, ओपन सोर्स के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो है पूरा लिस्ट देख सकता है। अब वे अभी भी आप देख सकते हैं, जो खाद्य विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके पूरा जानकारी आप एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से क्या है, सोशल है, सार्वजनिक है। अब बात कर लेते हैं स्थानीय निकाय द्वारा सामाजिक जो है अंकेक्षण करना, अर्थात जो है दोस्तों प्रत्येक स्थानीय निकाय का कोई है या कोई अधिकारी है, ऐसे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किए गए हैं, उनको उचित मूल्य की दुकान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य योजनाओं को संचालन एवं सामाजिक अंकेक्षण करने का जो है दायित्व एवं निष्कर्ष, इन सब करने का रीतिगत कार्यवाही जो है किया गया है। ठीक है, तो ये किसमें कहा गया है, धारा 23 में कहा गया है। अब बात कर लेते हैं धारा 24, जिसमें है निगरानी समिति। तो निगरानी समिति दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी खाद्य विभाग के लिए या फिर कोई भी विभाग हो, निगरानी समिति बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसमें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के साथ साथ उसमें उचित संचालन के लिए उक्त कार्यप्रणालियों के आधार पर दायित्व सौंपा जाता है, जो केंद्र सरकार एवं जैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पढ़े हमने, उसी के अंतर्गत बनाया गया है। ये तत्समय प्रवृत्त छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आदेश 2004 के अनुसार, उसी तरीके से राज्य, जिला, विकास खंड, उचित मूल्य की दुकान, इन सब में क्या है, निगरानी की स्थापना की जाएगी और की गई है दोस्तों। अभी भी उसमें निगरानी होती है। उसमें स्थायी अधिकारी होते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं निराश्रित व्यक्तियों या फिर निःशक्त व्यक्तियों का वर्ग जो सम्यक है प्रतिनिधित्व देते हुए उसमें सदस्यों को शामिल करते हुए पूरी तरीके से समिति का तैयार किया जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं वे अनुसूचित जो राशन कार्डधारी हैं वो भी महिला, निराश्रित व्यक्ति, कहीं ना कहीं उसमें से चुने हुए व्यक्ति जो है उसमें समिति में शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, निगरानी समिति है कि उनके द्वारा जो है शिकायत अगर की जाती है तो उनमें बातों को आगे पहुंचाने में ज़्यादा आसानी हो, इसलिए ये निगरानी समिति जो है बनाया जाता है। तो निगरानी समिति के कार्यों का संपादन किस तरीके से होगा, बताया गया है कि इस अधिनियम के अधीन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन जो है समिति सर्वेक्षण द्वारा किया जाएगा। इस अधिनियम के प्रावधानों की सभी उल्लेख को कलेक्टर को लिखित रूप में सूचना देना होगा। उसके द्वारा प्राप्त निधि एवं स्टॉक को दुरुपयोग या किसी उल्लंघन में कलेक्टर को लिखित सूचना भी देना होगा। और उपरोक्त जो मैंने अभी बताया ऊपर के दोनों भाग, उसमें उल्लंघन होता है तो सूचना प्राप्त करने पर कलेक्टर जो धारा 25 के अधीन जो है इसमें रिट जारी करके जाँच को पूरी तरीके से आगे बढ़ाएगा और पूरी तरीके से उसको जो है स्टिक कार्रवाई किया जाएगा। किसके अंतर्गत, धारा 25 के अंतर्गत। और चूंकि धारा 25 कहाँ है अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो वो है अध्याय 13 में। तो चलिए देखते हैं अध्याय 13। तो अध्याय 13 जो कहता है दोस्तों वो है अपराध एवं शक्तियाँ। तो कहीं ना कहीं जैसे क्या होता है, निगरानी समिति के बाद कोई शिकायत आया, उन्होंने कलेक्टर के पास भेजा, तो कहीं ना कहीं वो जाँच पाया गया, तो उनके द्वारा जो है पूरी तरीके से उस अपराध को जाँचना है, उनकी शक्तियाँ जो है निहित की गई है अध्याय 13 के अंतर्गत। तो धारा 25 जो है अध्याय 13 के अंतर्गत आता है, जिसमें अपराध एवं शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो धारा 25 कहता है कि अधिनियम के अधीन
पात्रता प्रदान करने वाली जो कार्यवाही है उसके लिए विनिमय। तो इसके तहत इस अधिनियम के धारा 3 के अंतर्गत समस्त पात्र परिवार होंगे, उनसे संबंधित अगर कोई कार्रवाई है यह समय समय पर संशोधित या फिर तत्समय प्रवृत्त छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2004 के अधीन में पूरी तरीके से विहित होंगे। और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 हमने पढ़ा। उन्हीं के अलावा दोस्तों प्रावधानों के अध्ययनाधीन होते हुए संसद द्वारा निर्मित कोई भी तत्समय प्रवृत्त होंगे उनके प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार जो है इस अधिनियम के धारा 3 के प्रावधानों को क्रियान्वयन करते हुए पूरी तरीके से आवश्यक समझेंगे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो 2004 है उनके संशोधन करेगी और उनके माध्यम से राजपत्र में अधिसूचित भी करेगी। तो इस तरीके से इसमें अपराध एवं शक्तियों के बारे में इसमें पूरी तरीके से रूल को चेंज करते हुए उसमें नए नए कार्यवाही करेगी। ठीक है, तो इसके अलावा दोस्तों इसके अंतर्गत जो है अधिसूचना जारी करने के पश्चात यथाशीघ्र ही उसे विधान सभा जो है उसके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। फिर वहाँ के जितने भी विधायक हैं उनमें सहमति देकर के नए रूल को भी जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो 2004 है ना, उसके प्रावधानों के उल्लंघन के लिए क्या क्या दंड इसमें बताया गया है। तो धारा 26 के अंतर्गत जो है ये बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत यह निर्दिष्ट जो छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली है नियंत्रक आदेश 2004 है किन्हीं की प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो है दंड दिया जाएगा। क्योंकि हमने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 उसमें क्या क्या उल्लंघन होता है, तो उसमें क्या क्या प्रावधान है, उनको क्या क्या दंड मिलेगा और उनको कहाँ कहाँ जाने का अधिकार है, इन सब के बारे में हमने पहले भी पढ़ चुका है। ठीक है, अगर आप उसको नहीं देखे हो तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों अध्याय 14। अध्याय 14 भी क्या है, बहुत ही सिंपल सा है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसमें विविध की जानकारी बताई है, विधि की, जिसमें क्या होता है विधि अर्थात कानून। ठीक है, तो धारा 27 कहता है कि और दोस्तों जो अध्याय 14 है ना, ये जो है इस अध्याय का लास्ट अध्याय है। ठीक है, इसके बाद आपको कोई भी अध्याय देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके बाद जो आप पढ़ेंगे उसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। चूंकि अनुसूची 1 और 2 मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें जो जो धारा है वो है 27वां नंबर का धारा, जिसमें कहता है कि खाद्य अधिकारी और कल्याणकारी योजनाएं जारी करने या बनाने में राज्य सरकार की शक्ति। तो राज्य सरकार की शक्ति हमने पहले भी देख चुका है कि उनमें क्या क्या शक्ति हैं। तो इस अधिनियम के तहत जो है कोई प्रावधान बनाना है या राज्य सरकार को खाद्य आधारित कल्याणकारी अगर योजना बनाना है तो इन सब का प्रस्ताव करने का अधिकार जो है राज्य सरकार को होगा। किस में कहा गया है, धारा 27 में कहा गया है। इसके अलावा धारा 28 कहता है कि अधिनियम की शक्तियाँ जो है उनका प्रत्योजन करेगा कौन, राज्य सरकार। तो याद राज्य सरकार हर चीज़ों में जो है पूरी तरीके से जो है इंक्लूड है और मेन कंट्रोल जो है राज्य सरकार ही करेगा। ठीक है, क्योंकि वो अच्छे तरीके से समझता है कि अपने राज्य को किस तरीके से किस लेवल पर उठाना है, कहाँ किसकी ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, ये जो है राज्य सरकार ही तय करता है। ठीक है, तो अधिसूचना द्वारा निर्देश दिए गए सभी उन द्वारा प्रयुक्त किए गए योग्य शक्तियाँ नियम बनाने एवं शक्ति को छोड़कर ऐसे परिस्थितियों एवं नियम शर्तों सीमाओं के अध्ययन रहते हुए जो उक्त अधिसूचना के इस विनियम किया जाता है जिनमें अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा भी प्रयुक्त की जा सकेगी। टोटली जो है राज्य सरकार का है इसमें, और इसको आपको कुछ ज़्यादा याद रखना की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं अनुसूची में संशोधन की शक्ति। अगर जो है अनुसूची में संशोधन अगर चाहिए तो इसमें जो है राज्य सरकार इसको जो है पूरी तरीके से कर सकता है। जैसे क्या होगा, अनुसूची 1 और अनुसूची 2, सिर्फ 2 ही अनुसूची है, मैंने बताया है आपको तो स्टार्टिंग में ही। ठीक है, जिसमें क्या होता है आपको बच्चे को कितना भोजन देना चाहिए, गर्भवती माता है उनको कितना भोजन मिलना चाहिए, इन सब के बारे में जो अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में बताया गया है। ठीक है, तो इसी धारा के तहत इसमें अगर कोई संशोधन करना चाहता है तो राज्य सरकार जो है इसमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया है धारा 29 के तहत। ठीक है, इसी के अधीन के पश्चात यथाशीघ्र इसे फिर विधानसभा में भेजा जाएगा और वहाँ से द्वारा फिर प्रस्तावित होकर के राज्यपाल के सिग्नेचर होते ही ये जो है मान्य हो जाएगा। ठीक है, अब नियम बनाने की शक्ति भी क्या है, पूरी तरीके से राज्य सरकार को है, जिसमें अगर कोई नया नियम बनाना है, नया प्रभाव को हटाना है, नए चीज़ों को इंक्लूड करना है या फिर पुराने ऐसी चीज़ें हैं जो आगे चल के समस्याएं आ रही है तो उनको हटाना है, तो इन सब के लिए क्या हो सकता है, वो फिर से नया नियम बना सकता है और कहीं ना कहीं उनको फिर से क्या होगा, विधानसभा में प्रस्तुत करना होगा। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुधारने के लिए ही नए नियम जो है तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है धारा
30 के तहत जो है नए नियम बनाने की जो है इसमें शक्ति दिया गया है। तो कौन कौन से नियम इसमें आप बना सकते हैं, इसमें बताया गया है कि जैसे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुधारने के लिए नए नियम बना सकते हैं, साथ ही साथ पात्रताएं प्रदान करने के लिए परियोजना जो है कमजोर समूह को उठाने के लिए नया नियम बना सकते हैं। यहाँ पर रीति जो जिसमें धारा 15 उनके अंतर्गत आने वाली सूचियों को अध्ययन के लिए जो है नया नियम बना सकते हैं। धारा 19 के अंतर्गत आंतरिक शिकायत प्रणाली के लिए आप जो है नया नियम बना सकते हैं कि किस शिकायत को फिर दूसरे तरीके से आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस मीटिंग के दौरान जो है नए नियम बनाने का जो ये पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, तो यही प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो आप बिल्कुल बता सकेंगे। ठीक है, जिसके अंतर्गत दोस्तों लक्षित जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उससे संबंधित अभिलेखों को सार्वजनिक पटल पर रखा जाए एवं सामान्य जन के निरीक्षण हेतु खुला रखा जाए। ठीक है, इसके अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानें, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं कल्याणकारी योजनाओं के संचालन में सामाजिक अंकेक्षण किया जाए। इसके अलावा जो है धारा 24 की उपधारा 1 के अंतर्गत निगरानी समिति का गठन, मैंने बताया इसी वीडियो में कि निगरानी समिति क्या होता है, क्या करता है। ठीक है, इसी तरीके की इसमें सब चीज़ें बताई गई है। अब बात कर लेते हैं धारा 31। धारा 31 जो कहता है कि विद्यमान योजना, मार्गदर्शिका, आदेश एवं खाद्य सामग्री मापदंड का बना रहना। तो क्योंकि आपको पता होगा इनकी जो है मासिक रूप से पत्रिकाएं निकलती है जिसमें मार्गदर्शिका दिया जाता है, नए नए योजनाओं को बता दिया जाता है। तो इन सब के बारे में जो है बनाने का अधिकार जो है राज्य सरकार को है। और इस अधिनियम के तहत प्रारंभ से लेकर के आखिरी तारीख तक की योजनाओं को मार्गदर्शिका एवं खाद्य विभाग की ओर से मापदंडों को बताया जाता है। ठीक है, तो यही इसमें जानकारी है। अब बात कर लेते हैं धारा 32, जिसमें कठिनाइयों के निवारण के लिए जो है शक्तियाँ दी गई है। तो अगर कोई कठिनाइयाँ आ जाती है तो उसको निवारण करने की जो शक्ति है वो राज्य सरकार को होगा। ठीक है, और इसमें राज्य पत्र से प्रकाशित द्वारा जो है अधिनियमों के प्रावधान को भी किया जाएगा इसमें, और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको याद रख लीजिएगा कि जो कठिनाइयाँ आएगा उसके निवारण की शक्ति किसके पास होगा, राज्य सरकार के पास होगा। और साथ ही साथ कठिनाइयाँ और निवारण करने की जो शक्ति है वो 32 के अंतर्गत दिया गया है। अब बात कर लेते हैं धारा 33, जिसमें अप्रत्याशित कृत्यों की दशा में राज्य सरकार का दायित्व। अगर कुछ भी होता है, बाढ़, सूखा, आग, तूफान, भूचाल या कोई भी दैवीय कृत्य हो जाती है, तो उसमें जो है पूरी तरीके से निपटान के लिए राज्य सरकार जो है दायी नहीं होगी, मतलब पूरी तरीके से जवाबदेही नहीं होगी। लेकिन अप्रत्याशित कृत्यों की दशा में राज्य सरकार का दायित्व जो है पूरी तरीके से नहीं होगा। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों। अगर कोई दैवीय कृत्य घटनाएं हो जाती है तो उसका जवाबदारी राज्य सरकार का नहीं होगा, इस मामले में ये बताया गया है। तो अच्छे से पढ़ लेते हैं इसको। इस अधिनियम के अंतर्गत पात्र प्राथमिकताओं एवं परिवारों को, सामान्य परिवारों को, अन्य समूहों को व्यक्तियों द्वारा खाद्य सामग्री या भोजन में प्रदान व्यवस्था में विफल होने के कारण अद्भुत हानि, नुकसान एवं क्षतिपूर्ति हो, चाहे जो भी हो, वहाँ संप्रदाय व्यवस्था को ऐसी विफलता या तो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर, जैसे युद्ध है, बाढ़ है, सूखा है, आग है, तूफान है, भूचाल है, कोई भी अन्य दैवीय कृत्य आ जाती है, तो ऐसी दशाओं के लिए जो है राज्य सरकार जो है दायी नहीं होगा, उत्तरदायी नहीं होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। ठीक है, प्रश्न ये भी पूछ सकता है घुमा घुमा करके, आप तो ये बनना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हमारा जो धारा है, लास्ट धारा, तो लास्ट धारा है धारा 34, जिसमें अधिनियम किसी अन्य योजना या विधि के अल्पीकरण से नहीं है। अर्थात इस अधिनियम के अंतर्गत जो है पात्रताएं एवं निमित्त संसद द्वारा बनाई गई है एवं अन्य योजना या विधि या किसी की तरह अल्पकीकरण नहीं करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है दोस्तों हमारा ये अधिनियम 2012, जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा, जाना, समझा, और अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो देख लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा दोस्तों अनुसूची से लेकर के आएगा और कुछ महत्वपूर्ण खाद्य से संबंधित जो योजनाएं हैं उसके लिए। ठीक है, इसका PDF जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जा करके ज्वाइन होकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए मैं लगातार लाता रहूँगा, आपका प्रिपरेशन होता रहेगा। ठीक है, फेसबुक पर भी मुझे लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, तो उसका मैं रिप्लाई जल्दी देने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। अगर कोई डाउट है बिल्कुल कमेंट करके पूछिए। चलिए मिलते हैं, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।